भाग 7। दादी ध्रुव को गोद में लिए उसे समझाने का प्रयास कर रही थीं कि वो सामने वाले घर से दूर रहे और उसे ये भी समझाने का प्रयास कर रही थी कि वो लोग हमारे स्तर के नहीं हैं, इसीलिए उनके बच्चों से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, ये अलग बात थी कि उस बाल मन पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और ये बात दादी नहीं जान पा रही थी। आकाश सामने रंगनाथ के घर होकर आए थे, ये बात सरिता को भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसका मानना था कि उन्हें ध्रुव को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसकी ये फालतू की जिद पूरी करने के विषय में कोई कदम उठाना चाहिए। सरिता धीरे धीरे पति को ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि न तो माँ को ये सब अच्छा लगेगा और न ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। ध्रुव को भी वहां जाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जब उसे ये पता चला कि आकाश ने रंगनाथ से गोमती के प्रति संवेदनशील होने को कहा, तो आकाश से कह उठी कि आपको उनसे ये सब कहने की क्या आवश्यकता थी। उसे झुंझुलाहट होने लगी थी कि बाप बेटे को न जाने क्या हो गया था। उसे झुंझुलाहट होने लगी थी कि बाप बेटे को न जाने क्या हो गया था। अभी तक रंगनाथ के परिवार को अनदेखा करने वाले पति क्यों उसके निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। जब उसने आकाश से पूछा तो उनका कहना था, क्या छोटा क्या बड़ा, मैंने तो बस इतना जाना कि गोमती परेशानी में है और मुझसे उस समय चुप नहीं रहा गया। तुम तो देख ही रही थी ना, उस दिन भी गोमती के साथ उन लोगों ने कितना गलत व्यवहार करा था और तो और अस्पताल तक कोई नहीं आया। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? सरिता ने कोई उत्तर तो नहीं दिया था। वो चुप हो गई थी, लेकिन वो पति की बात से सहमत प्रतीत नहीं दिखाई दे रही थी। मिथिलेश उस प्रकार की स्त्रियों में से नहीं थी जो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करे। वो रंगनाथ के इस व्यवहार से बुरी तरह से चिढ़ गई थी और गोमती के द्वारा घरेलू कार्य में हाथ ना बटाए जाने पर बौखला उठी थी। इसीलिए वो उस समय मंदिर पहुंची जब दादी को लेकर कोठी से कार मंदिर दर्शन कराने लाया करती थी। वो वहां दादी के सामने आ गई थी और उनसे हाथ जोड़कर बोली, हम छोटे आदमी हैं माँ साहेब, अगर घर की बहू बेटियों से काम नहीं कराएंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। दादी अभी समझने का प्रयास कर रही थी कि वो क्या कह रही थी। उससे पहले वो उनके पीछे आई सेविका को देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, अब हमारे ऐसे तो भाग नहीं है कि आपकी तरह नौकर चाकर हमारे पीछे रहे। हम पर तो अपनी ही गृहस्थी नहीं पल पा रही, ऐसे में उस अनाथ को रखकर तो हमने एहसान ही नहीं किया है। अब अगर वो काम भी नहीं करेगी तो हमारा काम कैसे चलेगा। आप तो समझती ही है ना माँ साहेब कि आज के समय में किसी को 2 जून की रोटी खिलाना कितना भारी पड़ता है, और अब तो हमारे पल्ले एक नहीं बल्कि 2 माँ बेटियां आकर पड़ गई हैं। मिथिलेश इतनी जोर से बोल रही थी कि मंदिर के प्रांगण में सभी की निगाह दादी की ओर उठ गई थी। दादी असहज होकर मिथिलेश को आश्वासन देकर चली गई थी कि वो इस विषय में जरूर कुछ सोचेंगी, और फिर इसी का परिणाम था कि घर लौटकर आकाश को उनके क्रोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आकाश को सख्त हिदायत दी थी कि वो रंगनाथ और उसके पारिवारिक मामलों से दूर रहे। आकाश को तो उन्होंने रोक दिया था, पर अपने कुलदीपक नन्हे ध्रुव के मन में उठती उत्कंठा को वो कैसे रोक पाती, जो सहज ही उसके मन में वास कर गई थी। ये कौन सी लगन की अदृश्य डोरी थी कि 3 वर्षीय ध्रुव के मन में मात्र 2 दिन पहले जन्मी उस नन्ही सी जान के लिए वो स्थान बन गया था जो शायद अब अटल और स्थिर था। अपनी पत्नी सरिता की नाराजगी और मां की असहमति के बाद आकाश ने रंगनाथ के परिवार से इच्छा ना होते हुए भी अपना ध्यान हटा लिया था, लेकिन ध्रुव का निर्णय अटल था। दादी के बार बार मना करने पर भी वो कूदते फांदते रंगनाथ के घर के पिछवाड़े पहुंच ही जाया करता था, उस खिड़की के पास जहां से वो उस नन्ही जान को एक नजर देखकर लौट आता था। कोठी में जन्मी कन्या का नामकरण जोरों शोरों से उनकी पद प्रतिष्ठा के अनुसार कराया गया था। तो वहीं गोमती की बेटी के नाम रखने की प्रक्रिया कब संपन्न हो गई, आसपास के किसी के घर में पता भी नहीं चल पाया। मिथिलेश तो ये भी न कराती अगर उसे रंगनाथ का भय न होता। रंगनाथ ने उसे एक तरह से धमकी दे दी थी
कि अगर वो गोमती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेगी तो उसके पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति वो गोमती के नाम ही रहने देगा। वास्तविकता में अभी गोमती के पिता के द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति गोमती के ही नाम थी और ये बात अभी गोमती नहीं जानती थी और इसी का फायदा मिथिलेश उठा रही थी। रंगनाथ मिथिलेश से वायदा कर चुके थे कि वो सब कुछ धीरे धीरे अपने नाम करा लेंगे, लेकिन मन में गोमती के प्रति दया का भाव होने के कारण वो ये करने का साहस नहीं कर पा रहे थे और पिछले कई सालों से अपने भाई के द्वारा छोड़ी हुई अमानत अपनी गोमती के साथ अन्याय रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि उन्होंने गोमती को ये सब इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी दबी हुई लालसा थी कि वो सब कुछ अपने नाम करा लें, लेकिन ये उनके अंदर छिपी हुई अच्छाई थी जो उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। पिछले दिनों रंगनाथ के सख्त रवैये के चलते मिथिलेश को नामचारे की ये रस्म भी करानी पड़ी थी। नामचारे के सूक्ष्मतम स्तर पर रंगनाथ के घर गोमती की बेटी का नाम रख दिया गया था। पंडित जी ने क अक्षर से नाम निकाला था, जिसको सुनकर मिथिलेश जोर से हंस दी और बोल पड़ी थी, हाँ है तो ये कल्लू कुमारी। सांवली सलोनी उस कन्या का वर्ण तो दिख गया था मिथिलेश को, लेकिन प्रभु द्वारा सांचे में तराशे गए सुंदर नैन नक्श को देखकर भी वो अनदेखा कर रही थी। मिथिलेश की बात सुनकर गोमती का मन बुझ गया था। वो उदास होकर अपनी बेटी को लेकर कक्ष में आ गई थी।